नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज की तारीख के जनसत्ता के पेपर में एक लेख निकला है और वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं उसके आप लोगों के साथ उस लेख की चर्चा करना उचित समझ रहा हूँ। लेख है कि धरती की थाती सहेजती स्त्रियाँ। लेख का हेडिंग यही है कि धरती की थाती सहेजती स्त्रियाँ। और इस लेख में ये बताया गया है कि हमारे देश की जो स्त्री जाति रही हैं वो शुरू से कितना पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रही हैं और उनका जीवन पद्धति कितना पर्यावरण के अनुकूल रहा है। और पर्यावरण को बचाने के लिए स्त्री जाति ने अपने जीवन में कैसे कैसे कदम उठाए हैं और वक्त आने पे बलिदानियाँ भी दी हैं। तो ऐसे लेख पढ़ने से हमें निबंध में एक अच्छा निबंध लिखने के में उपयोगी साबित होते हैं एक ऐसे लेख। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए लेख की शुरुआत करते हैं। लेख में बताया गया है कि 70 के दशक में दार्शनिकों के स्त्रीवादी विचारधारा में एक नई परिकल्पना जोड़ी। दार्शनिकों ने स्त्रीवादी विचारधारा में एक नई परिकल्पना जोड़ी जिसे इको फेमिनिज्म यानी पारिस्थितिक स्त्रीवाद कहा जाता है। देखिए, जब आप किसी महिला सशक्तिकरण टॉपिक पे आए हुए निबंध में ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो आपके निबंध की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसे लेखों के पढ़ने के फ़ायदे आपको धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। आगे इस लेख में कह रहा है कि इसमें प्रकृति और महिलाओं में समानता स्थापित करते हुए उनकी परेशानियों को उजागर किया जाता है। मतलब कि एक महिला को प्रकृति के बिल्कुल समानांतर स्थापित करने की बात कह रहे हैं इस लेख के लेखक जो हैं। पारिस्थितिक स्त्रीवाद की अवधारणा का श्रेय फ्रांसीसी स्त्रीवादी चिंतक फ्रांसवा द यूबोन को जाता है, जिन्होंने 1947 में प्रकाशित लेख ले फेमिनिज्म ओ ला मार्ट में इसका उल्लेख किया था। पृथ्वी और पृथ्वी की समान धर्मा स्त्री ने खुद को, पृथ्वी के बिल्कुल समान धर्मी स्त्री को बताते हुए कह रहे हैं कि खुद को पृथ्वी और अन्य शोषित जातियों नस्लों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। प्राकृतिक संसाधनों वन, मिट्टी और जल से महिलाओं का सीधा और गहरा संबंध है। प्राचीन काल से महिलाओं और आदिवासियों को ही प्रकृति का संरक्षक माना गया है। देखिए, प्रकृति के संरक्षक को ये कह रहे हैं कि दो ही लोग हैं प्रकृति के संरक्षक, एक आदिवासी और एक महिला। तो महिला का प्रकृति के प्रति कितना लगाव है ये अपने लेख में ये बताना चाह रहे हैं। आदिवासी समाज में वन संपदा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह महिलाओं की मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। हमारे देश में महिलाओं ने अपने ज़मीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण पेश किया है। गरीब महिलाओं के जीवन को भी पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मुद्दों को व्यापक और समग्र परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। गरीब महिलाओं को ये बात कर रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से समझती हैं कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए, कितनी खूबसूरती से लेखक बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। और अर्थशास्त्र को जितनी गहराई से एक महिला समझ सकती है, एक ज़मीनी स्तर पर जा कर के क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो घर के छोटे छोटे खर्चों को कैसे मैनेज करती हैं। तो उनके जैसा अर्थशास्त्र कौन समझ सकता है। उन्हें पता है, मतलब ये महिलाओं को बताने को उन्हें पता है कि पानी और बिजली की बचत से पैसे और पर्यावरण दोनों को बचाया जा सकता है। महिलाएं अपने घर की हर चीज़ के उपयोग का रास्ता खोज लेती हैं, मसलन सब्जी के डंठल की सब्जी हो या फटे पुराने कपड़े की कथरी। ये बता रहे हैं कि महिलाएं अपने घर की हर चीज़ की उपयोगिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका वो कोई न कोई दिमाग में अपनी संकल्पना सोच लेती हैं। जैसे जब कपड़े ख़राब हो जाते हैं घर के, तो कैसे उन कपड़ों को वो कथरी बना देती हैं, और फटे सब्जी के डंठल का कैसे उपयोग कर लेती हैं, फटे पुराने कपड़ों का तो हमने बताया ही कथरी बना लेती हैं। तो लेखक बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जब हम भारतीय परंपराओं और अपने आदिवासी जीवन को देखते हैं जिसका आधार प्रकृति है, उसमें दूब घास से लेकर बाघ तक को बचाने के उपाय हैं। हमारी पुरखनियों ने सम्मान दिया तो प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। बहनापे के साथ महिलाएं पृथ्वी का ख्याल रखती हैं। बहनापे का मतलब एक बहन जैसा रिश्ता, पृथ्वी के साथ महिलाएं एक बहन जैसा रिश्ता रखते हुए जो है कि निभाती हैं। इस ग्रह के संसाधनों की उपभोग
के समय खुद के विषय में स्त्री यह सोचती है कि खुद और पृथ्वी पर लोगों के निर्विवाद नियंत्रण पर अंकुश लगे। मतलब कि ये स्त्री इसमें यह तारतम्य बैठाने की कोशिश करती है कि इस ग्रह के संसाधनों के उपभोग के समय खुद के विषय में स्त्री यह सोचती है कि खुद और पृथ्वी पर लोगों के निर्विवाद नियंत्रण पर अंकुश लगे। मतलब प्रकृति ना हमें कंट्रोल करना चाहे और ना हम प्रकृति को कंट्रोल करना चाहें, इस पर कैसे जो है कि अंकुश लगे। इस बीच अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में दूसरों की देखभाल करने के मामले में उच्च स्तर का समाजीकरण होता है। मतलब महिलाएं अपने से ज़्यादा दूसरे का किस तरह से ख्याल रखती हैं, ये उनसे ज़्यादा ऐसा समाजीकरण कहीं और किसी और में देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता की संभावना बढ़ जाती है। आज भी अधिकांश महिलाएं घर के कामों, कचरा निपटान, घरेलू खरीदारी, कपड़े धोने आदि की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसलिए धरती रक्षक अधिकांश उत्पाद महिला उपभोक्ता केंद्रित होते हैं। जो धरती रक्षक उत्पाद हैं अधिकांश जो है कि महिला उपभोक्ता केंद्रित होते हैं। फिर सभ्यता के विकास के कालक्रम में पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं ने व्रत त्यौहार से जोड़ दिया, और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत त्यौहार के अवसरों पर या यूं ही प्रतिदिन के क्रियाकलापों और पूजा अर्चना में उनके अनेक वृक्षों यथा पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, शीव, समी, नीम, आम आदि वृक्षों तथा अनेक पुष्पों और विभिन्न पशुओं जैसे गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, सांप, बंदर, उल्लू आदि को सम्मिलित करना और उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से संरक्षण करना देखने को मिलता है। इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि चाहे वो व्रत का कॉन्सेप्ट हो, चाहे पेड़ पौधों की पूजा हो, चाहे जानवरों की पूजा हो, ये किस तरह से स्त्रियां इसको जो है कि पर्यावरण संरक्षण से जोड़ करके बड़े खूबसूरती से इसे अपने संस्कृति का एक भाग बना ली हैं। यही नहीं, जल स्रोतों के प्रति संरक्षण की भावना महिलाओं में प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे जैसे गंगा पूजन हुआ, कुआं पूजन, तालाब पूजन, इन सब के माध्यम से महिलाएं किस तरह से जल संरक्षण के प्रति जाने अनजाने में जो है कि बढ़ावा देती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं तो जान करके बढ़ावा देती हैं, लेकिन गांव में जो कम पढ़ी लिखी लोग हैं वो लोग इसे अपनी संस्कृति का भाग मान करके कहीं न कहीं वो भी पढ़ी लिखी महिलाओं के इन योगदान में अपना योगदान देती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी महिलाओं में प्रकृति संरक्षण की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती चली आई। मतलब इन ट्रेडिशंस के माध्यम से, इस कल्चर के निभाने के इन तरीक़ों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण के तरीके हमारे समाज में किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े आए हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षय का महिलाओं के समय, आय, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी का और पर्यावरणीय क्षय का महिलाओं के आय और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत की सामाजिक रचना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण ने महिलाओं की जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कि भारत की सामाजिक संरचना और ख़ासकर जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पर्यावरण प्रदूषण वो किस तरह से महिलाओं की उनके स्वास्थ्य को और उनके जीवन शैली को जो है कि प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण और प्रकृति से सीधे संपर्क में रहने के कारण ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक सचेत हैं। जैसे ग्रामीण महिलाएं जो कि प्रकृति के ज़्यादा संपर्क में रहने के कारण किस तरह से वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति और ज़्यादा सचेत होती हैं अपेक्षाकृत शहरी महिलाओं के। आज बचे खुचे जंगली क्षेत्रों में जहां अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाने के लिए महिलाओं को लकड़ी एकत्र करने कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खासकर रेगिस्तानी इलाकों, पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जुटाने का भी दायित्व महिलाओं पर है और पानी के लिए उन्हें 10 से 15 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। तो अब जब इन्हें इसके लिए इतना परेशान होना पड़ता है तो इनसे ज़्यादा कौन जो है कि इन सब चीज़ों का, चाहे वो पेड़ पौधे हों क्योंकि ईंधन की उन्हें ही जुटाना है, चाहे वो पानी हो क्योंकि पानी की व्यवस्था घर में उन्हें ही करनी है, दूर दराज से कुओं से तालाबों से जा कर के पानी लाते हैं। और जब इन सब चीज़ों की व्यवस्था उन्हें करनी है तो उनसे ज़्यादा कौन इन सब चीज़ों के बारे में जो है कि सोचेगा। तो एक प्रकार से उन्हें आदत सी पड़ जाती है पर्यावरण संरक्षण करने की। इस तरह पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के योगदान को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन महिलाओं ने अपने आसपास की पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। भारत के पर्यावरणीय क्षेत्रों में
अपनी पहचान बना चुके चिपको आंदोलन। देखिए, हर प्रतियोगी छात्र चिपको आंदोलन के बारे में जानता है कि ये एक बहुत संवेदनशील आंदोलन था पर्यावरण या वृक्षों की कटाई को बचाने के लिए। तो उसी की चर्चा कर रहे हैं लेखक कि चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण की दिशा में एक नई चेतना पैदा की है। यह आंदोलन पूरी तरह महिलाओं से जुड़ा है। आज भी पहाड़ों पर महिलाएं यही प्रक्रिया अपनाकर पेड़ों को बचाने में लगी हैं। यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों चमोली, कुमाऊं, गढ़वाल, पिथौरागढ़ आदि में प्रारंभ हुआ और जंगलों के विनाश के विरुद्ध सफल आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में सराहा जा चुका है। इस आंदोलन का संचालन करने वाली पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली निरक्षर और अनपढ़ महिलाएं ही थीं। पर्यावरण संरक्षण के साथ भारतीय महिलाओं की प्रत्यक्ष चिंता जो है कि 1731 ईस्वी में ही दिखाई दे गई थी। महाराजा अभय सिंह ने इस वाक्य के माध्यम से लेखक समझाना चाह रहे हैं कि कोई आज की बात नहीं है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति या जलवायु को बचाने के लिए जागरूक हैं और इस तरह की एक्टिविटी कर रही हैं कि जिससे पर्यावरण उनका संरक्षित रहे और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कि प्रकृति को या मानव को ज़्यादा नुकसान न हो। ये 1731 की बात है। उसके माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं पर्यावरण के प्रति कितना संवेदनशील थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। यही बात है कि कहीं न कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने भी पर्यावरण संरक्षण पर बहुत जोर देते हुए जो है कि मूल कर्तव्यों में इनके प्रावधान किए हैं पर्यावरण को लेकर के। महाराजा अभय सिंह के तो शुरू करते हैं कि महाराजा अभय सिंह के किले के निर्माण के लिए बिश्नोई समाज द्वारा पूजित खेजड़ी के पेड़ों को काटने का शाही आदेश दिया। महाराजा अभय सिंह ने जो है कि कुछ पेड़ों को काटने का आदेश दिया। उसका विरोध करते हुए अमृता देवी, बिश्नोई समाज द्वारा पूजित एक खेजड़ी का पेड़ होता है, उसको काटने का आदेश दिए। तो इसका विरोध करते हुए अमृता देवी के नेतृत्व में गांव वालों ने असहमति का एक नया रूप प्रस्तुत किया और अहिंसक ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगा लिया था। इस आंदोलन में अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियां और 363 ग्रामीणों के सिर कलम कर दिए गए। उस राजा के आदेश से जो है कि इतनी महिलाओं को का सिर कलम कर दिया गया और जिसका आंदोलन अमृता देवी कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जो है कि पेड़ों को बचाने के लिए अपना कुर्बानी दी, हटी नहीं। राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ऊसर और रेतीली भूमि को हरे भरे खेतों में बदल रही हैं। हिमाचल प्रदेश की मतलब कि राजस्थान के उदयपुर ज़िलों में जो महिलाएं हैं ऊसर और रेतीली भूमि है उसको किस तरह से जो है कि हरे भरे खेतों में बदल रही हैं और उसी के बारे में बता रहे हैं लेखक। आगे कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में किसी से पीछे नहीं हैं। राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो योगदान है उसका उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, आगे बताते हैं कि कर्नाटक का अप्पिको आंदोलन, चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड का था, लेकिन अप्पिको आंदोलन जो था पर्यावरण संरक्षण के लिए वो कर्नाटक का था, महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। वर्ष 2021 में कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पेड़ लगाने के कारण, देखिए ये बहुत ही अच्छा कदम था भारत सरकार की तरफ से उठाया हुआ। ऐसे लोगों को जब हम बहुत उच्च स्तर पर पुरस्कृत करेंगे तो बहुत लोग अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो 2021 में कर्नाटक में एक महिला थी जिनका नाम था, आदिवासी महिला थी तुलसी गौड़ा, इन्होंने 30,000 से अधिक पेड़ लगाया था। इस कारण इन्हें जो है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर में साइलेंट वैली महत्वपूर्ण है, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। केरल के पश्चिमी घाट के साइलेंट वैली बहुत पूछा जाता है कहाँ है, तो केरल में है। ये किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए एक हॉटस्पॉट माना जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो साइलेंट वैली आंदोलन केरल सरकार के एक फैसले के खिलाफ था। वहाँ पनबिजली परियोजना के लिए एक बांध का निर्माण प्रस्तावित था। मलयालम कवयित्री और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी इसमें प्रमुख नेता थी। जो साइलेंट वैली आंदोलन था ये एक जो है कि केरल सरकार के एक फैसले के खिलाफ था, जहाँ पर पनबिजली परियोजना लगाई जानी थी, एक बांध का निर्माण होने वाला था। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे मलयालम कवयित्री और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी, इसमें जो है कि प्रमुख नेता थी। परिणाम स्वरूप
परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद केरल सरकार ने रद्द कर दिया। मतलब जहाँ पे आज साइलेंट वैली है वहाँ पे एक पनबिजली परियोजना बनाए जाने का जो है कि प्रस्ताव था, लेकिन मलयालम कवित्री और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी ने जब आंदोलन किया तो उस परियोजना को तो समाप्त किया ही गया और उस जगह को आज दुनिया में लोग जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं। इस तरह से उसका विकास किया गया। 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इस प्रकार संस्कृति, धर्म, साहित्य में महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंध की खोज करता पारिस्थितिक स्त्रीवाद भारत की जीवन शैली में है। लेखक कह रहे हैं कि संस्कृति, धर्म, साहित्य में महिलाओं और प्रकृति के बीच जब संबंधों की खोज करते हैं तो ये पारिस्थितिकी स्त्रीवाद भारत की जीवन शैली में नज़र आता है। ज़रूरत पड़ने पर महिलाओं ने संघर्ष किया, खुद से अधिक इस धरती के साथ बहनापा निभाया। खुद से अधिक मतलब कि खुद से जितना वो एक बहन का रिश्ता नहीं निभा पाएँ, इससे ज़्यादा उन्होंने जो है कि स्त्री के प्रति इस देश की महिलाओं ने बहनापा रिश्ता मतलब बहन जैसा रिश्ता निभाया, बहन जैसा अपनत्व जो है कि निभाया है। आज भी विकास के नाम पर कटते पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं तैयार हैं। तो हमने देखा कि लेखक इस पूरे लेख के माध्यम से कितनी खूबसूरती से और कैसे कैसे उदाहरण दे करके और कैसे कैसे आंदोलनों के उदाहरण के माध्यम से और हमारे धर्म संस्कृति का जो है कि तकाजा ले करके और वहाँ से संबंध जोड़ते हुए बताया, समझाया है कि किस तरह से महिलाएं जो है कि पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक होती हैं और उनकी जीवन शैली में पर्यावरण संरक्षण कहीं न कहीं होता है और उनके नस नस में पर्यावरण संरक्षण समाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस लेख को यहीं समाप्त करते हैं।